Good morning, everyone. Welcome to Brainy Lads. And in this lecture, we are going to talk about the last poem of Class 12th English Core, that is Aunt Jennifer's Tigers, written by Atrine Rich. Guys, in our previous lecture, we discussed all of the chapters which are going to be the part of your term 2 examination. We discussed the rat trap, indigo, should wizard hit mommy, on the face of it, Evans tries an O level. And in continuation of our lecture, we are going to discuss the first poem of class 12th English, that is Aunt Jennifer Tigers. But before we move on, we would request you to subscribe to our YouTube channel. Do press the bell icon so that you can get timely updates as well. As we have our official website, that is www.brainylads.in, wherein you find n number of notes of n number of subjects. So, without wasting much of the time, let's move on to the poem Aunt Jennifer's Tigers, written by Dream Rich. देखते हैं कि क्या होता है guys. This is a feminist poem which revolves around the theme of male domination and gender conflicts. Guys, ये feminist poem है, यानी feminine एक प्रॉब्लम से रिलेटेड है, women की प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जिसकी थीम क्या है guys? Male domination, that male always dominates female, and gender conflicts, और मेल और फीमेल में क्या जेंडर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसके बारे में ये पोम है Aunt Jennifer's Tigers, written by Atrine Rich. Got it? Through this poem, it has been shown that women are not only harassed mentally but also physically by their male counterparts. इसमें बताया गया कि जो विमेन है उनको मेंटली हरास किया जाता है. मेंटली हरास करने के अलावा दे आर ऑल्सो फिजिकली बीटन by their husbands, by male counterparts. Aunt Jennifer, who is a universal figure symbolizing all the women of this world, is victimized and tortured by her husband in this poem. सबसे पहले तो आपको याद रखना है गाइस, जो आंट जेनिफर है, शी is not a personal figure here, she is a universal figure. She symbolizes all the women of this world who are maltreated by their husbands. तो याद रखना है आपको, ये पर्सनल एक्सपीरियंस नाम यूज किया गया, बट ये किसी एक लेडी का एक्सपीरियंस नहीं है जो इस पोम में दिखाया गया है. ये एक्सपीरियंस है ऑल द विमेन का हु आर समवेयर और द अदर maltreated, जिनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है मेल काउंटर पार्ट्स के द्वारा. तो देखते हैं कि इस पोम में और क्या है. सबसे पहले तो याद रखना गाइस, जब भी आप कोई पोम पढ़े तो उसकी राइम स्कीम आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द राइम स्कीम. और राइम स्कीम को कैसे कैलकुलेट करते हैं गाइस, कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसकी साउंड से. आई हैव अंडरलाइंड ऑल द 4 वर्ड्स. इट्स ए क्वैट्रन. क्वैट्रन का मतलब होता है गाइस एक 4 लाइनर स्टैंजा. इस क्वैट्रन में हम देखते हैं कि क्या राइम स्कीम है. देखिए, ये जो वर्ड है ये है स्क्रीन, तो ये ईन की साउंड आ रही है, हम इसको ए वर्ड दे देते हैं. यहाँ भी ग्रीन, यहाँ भी ईन की साउंड है, तो ये हो गया ए ए. अब देखिए, यहाँ जो साउंड है वो है ई की, बड़ी ई की, ट्री. तो ये ईन से अलग है, तो हमने इसको अलग साउंड दे दिया, दैट इज बी. और सर्टेनिटी, इसमें भी बड़ी ई की साउंड है, तो हमने इसको दे दिया बी साउंड. गॉट इट? तो राइम स्कीम कैसे कैलकुलेट करते हैं? साउंड से कैलकुलेट की जाती है गाइस. तो राइम स्कीम ऑफ दिस क्वैट्रन इज, और यू कैन से ऑफ दिस पोएम इज ए ए बी बी. आपको याद रखना है गाइस, एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस क्वैट्रन, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोम करके. गॉट इट? सेकंड थीम आपको पता होनी चाहिए गाइस. थीम जेंडर कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में है, मेल डोमिनेशन के बारे में. ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है. गॉट इट? इसके अलावा क्या क्या पता होना चाहिए बच्चों आपको? देखिए, द एग्जामिनर हैज द राइट टू पिक एनी ऑफ द लाइन्स, पिक एनी ऑफ द फ्रेजेस एंड पुट अप अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट. तो वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए वर्ड टू वर्ड भी आपको क्लियर होनी चाहिए. राइम स्कीम आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड, और थीम भी मैं आपको बता चुका हूँ गाइस. टोन कैसी है? टोन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएट. तो आपको पोएट की टोन, यहाँ पर जो टोन है दैट इज सीरियस. गॉट इट? तो ये आपको ये याद रखना है. तो अब पोम को पढ़ते हैं. पोम के फर्स्ट क्वार्टर को देखते हैं कि जो पोएट है वो कहना क्या चाह रही है, एट्रीन रिच क्या इलेबोरेट करना चाह रही है. आंट जेनिफर टाइगर्स प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन. तो ये जो वर्ड्स हैं मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इनकी मीनिंग आपको पता होना चाहिए. प्रैंस का मतलब क्या है गाइस? जंप. सेकेंड है स्क्रीन. स्क्रीन रेफर्स टू
पीस ऑफ क्लॉथ। ये आपको पता होना चाहिए गाइस, मीनिंग सबको क्लियर होना चाहिए। सो गाइस दीज मीनिंग शुड बी क्लियर। तो जो इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं मैं उनको अंडरलाइन करके एलाबोरेट कर रहा हूँ। प्रांस का मतलब होता है आपका जंप, याद रखना V1 है प्रांस, तो उसका आंसर भी आप किस में लिखे, V1 में। स्क्रीन इज अ नाउन दैट इज अ पीस ऑफ क्लोथ। अक्रॉस इज अ preposition जिसका मतलब होता है फ्रॉम वन साइड टू दैट साइड। अगर आपको यहाँ से, सपोज दिस इज अ रोड, ये जो है बीच का रोड है, अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो यू नीड टू गो अक्रॉस द रोड। गॉट इट? अक्रॉस इज अ preposition, ये आपको याद रखना। चलिए, तो ये हो गया आपका प्रांस जंप, स्क्रीन हो गया पीस ऑफ क्लोथ। ब्राइट, ब्राइट आपको पता है गाइस, शाइनिंग या शाइनी भी बोल सकते हैं आप इसको। टोपाज क्या होता है गाइस आपका, टोपाज इज एक्चुअली अ प्रेशियस स्टोन। एक प्रेशियस स्टोन होता है दैट इज येलोइश एंड ब्राउनिश इन कलर। ये आपको याद रखना है गाइस। डेनिजेंस क्या होता है आपका, डेनिजेंस जो वर्ड है इट मीन्स रेजिडेंट्स, और यू कैन कॉल इट इनहैबिटेंट्स एज वेल। आप इसको इनहैबिटेंट्स भी बोल सकते हैं। पहले अभी वर्ड टू वर्ड देख लेते हैं। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन इज अ फ्रेज। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन जो किसको सिंबलाइज करता है, इट सिंबलाइजेस ग्रीनरी। गॉट इट? तो ये वर्ड मीनिंग इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। डेनिजन हो गया आपका रेजिडेंट, ब्राइट हो गया आपका शाइनी और शाइनिंग, एंड व्हाट इज टोपाज? टोपाज रेफर्स टू अ प्रेशियस स्टोन व्हिच इज येलोइश एंड ब्राउनिश इन कलर। दे डू नॉट फेयर द मेन बेनेथ द ट्री। बेनेथ यहाँ पर जो वर्ड है इसका मतलब होता है गाइस अंडर। दे पेस, पेस का मतलब होता है टू रन क्विकली। पेस बॉलर्स आपने सुना होगा, दे रन क्विकली। स्लीक का मतलब होता है गाइस, इस स्लीक को भी अंडरलाइन कर लेते हैं, ये तीन वर्ड हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीक हो गया आपका स्टाइल, और यू कैन कॉल इट एलिगेंस। शिवैलरिक, शिवैलरिक इज ब्रेव। शिवैलरी होता तो ब्रेवरी हो जाता। सर्टेनिटी इज श्योरिटी। ये सारे वर्ड क्लियर होने चाहिए। प्रांस, स्क्रीन, ब्राइट, टोपाज, डेनिजेंस, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, Bennett, sleek, chivalric, certainty, all the answers, all the meanings are written right in front of you. If you want, you can take the screenshot of this. चलिए, got it. अब हम डिस्कस करते हैं guys. That was word to word की word to word क्या मीनिंग है, अब इसकी सेंस को समझते हैं. Got it? अब इसके कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं और देखते हैं एड्रीन रिच क्या मैसेज कन्वे करना चाहती है थ्रू दिस क्वाट्रेन, थ्रू दिस स्टेंजा। लेट मी वंस अगेन क्लियर कि क्वाट्रेन क्या होता है। क्वाट्रेन एक्चुअली इज अ 4 लाइनर स्टेंजा जिसको हम क्वाट्रेन बोलते हैं। पोम भी होती है 4 लाइनर जिनको क्वाट्रेन बोला जाता है। जैसे सोनेट होती है, कपलेट होता है, ऐसे ही क्वाट्रेन भी होता है। गॉट इट? चलिए अब समझते हैं कि इनका मीनिंग क्या है, इसका भाव क्या है। What is the poet trying to say that? Aunt Jennifer tigers prance across a screen. सबसे पहले तो मैं बता दूं गाइस, ये आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं दे आर नॉट द रियल टाइगर्स, ये रियल टाइगर्स नहीं है बच्चे। सो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इट इज एक्चुअली एन आर्ट, ये एक आर्ट है जो कौन बना रहा है, आंट जेनिफर। किसके ऊपर बना रहा है, पीस ऑफ क्लॉथ के ऊपर। और कैसे बनाए गए हैं टाइगर्स, जंपिंग टाइगर्स। इन टोटलिटी अगर मैं बात करूं तो आंट जेनिफर एक पैनल के ऊपर, पैनल जिसके अंदर कपड़ा है उसके ऊपर एम्ब्रॉयडर कर रही है क्या गाइस, टाइगर्स को। तो याद रखना दे आर नॉट द रियल टाइगर्स, इट इज आर्ट ऑफ एन वुमेन। एक वुमेन का आर्ट है जिसको आंट जेनिफर के नाम से बुलाया गया। और कैसे टाइगर्स बना रही है वो, पीस ऑफ क्लोथ पे या पैनल पे। शी इज मेकिंग एनर्जेटिक, जोली, जोवियल, एजाइल टाइगर्स। तो आपको ये याद रखना है, एनर्जेटिक टाइगर्स बनाए हैं किसने, आंट जेनिफर ने, जो ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन से पार कूद कर आ जाएंगे। गॉट इट? देखिए आर्ट मूव नहीं करता, तो यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है क्योंकि आर्ट कभी भी प्रांस नहीं कर सकता। तो जब भी हम नॉन लिविंग चीज़ों को ह्यूमन की क्वालिटी देते हैं तो हम पर्सोनिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, और इसके लिए एक पोएटिक डिवाइस है दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। पूरी पोएम में पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया, पर्सोनिफाई किया गया, जहां पर नॉन लिविंग चीज को क्वालिटी दी गई है किसकी, लिविंग की। आर्ट को जंपिंग बोला गया है जो नहीं हो सकता, इसलिए पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया। याद रखना फर्स्ट लाइन के अंदर कौन सी लिटरेरी डिवाइस है गाइस, पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद वो बोलती है कि ये जो टाइगर्स आंट जेनिफर ने बनाए हैं ये ब्राइट है, ये शाइन है, शाइनी है, चमक रहे हैं ये।
ये टोपाज की तरह दिख रहे हैं। टोपाज मैंने आपको बताया एक प्रेशर स्टोन होता है गाइज, येलोइश और ब्राउनिश कलर का। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। जब भी कंपैरिजन होता है गाइज, मैं आपको बता दूं, हमारा वीडियो भी है लिटरेरी डिवाइसेस पोएटिक डिवाइसेस पे, मैं उसका लिंक शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। बहुत बार देखा जा चुका है इस वीडियो को, आप भी चाहें तो उसको देख सकते हैं। टोपाज के साथ कंपैरिजन किया गया टाइगर्स का। टोपाज कंपैरिजन के लिए दो लिटरेरी डिवाइसेस या पोएटिक डिवाइसेस यूज होती हैं। एक जिसमें लाइक और एज यूज होता है गाइस, उसको बोलते हैं सिमिली, SIMILE। और जो बिना लाइक और एज के यूज होती है गाइस, दैट इज कॉल्ड मेटाफर। दोनों कंपैरिजन के लिए यूज होती है, आपको याद रखना है। तो इसमें कोई लाइक और एज नहीं है, लेकिन कंपैरिजन है टाइगर्स का टोपाज के साथ। टाइगर्स को प्रेशियस बोला गया है, टाइगर्स को येलोइश और ब्राउनिश बोला गया जो उसका कलर होता है। तो कंपैरिजन बिल्कुल जस्टिफाइड है। तो कौन सी लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया इस मेटाफर का? डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और उनको कहाँ का इनहेबिटेंट दिखाया गया गाइस? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का। ये दिखाया गया कि टाइगर्स के आसपास बहुत ग्रीनरी है, वो ओपन एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो फ्री होते हैं, बिल्कुल फ्रीली घूमते हैं, और वो अनअफ्रेड होते हैं। गॉट इट? ये बताया गया है सेकेंड लाइन के अंदर। तो फर्स्ट लाइन में भी ऐसा कुछ नहीं है, सेकेंड लाइन में भी ज़्यादा कुछ ध्यान देने वाला, आई मीन इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है जिसको बहुत केयरफुली पढ़ा जाए। दे डू नॉट फेयर द मेन बेनेथ द ट्री। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बताई गई है कि वो आदमियों से नहीं डरते। कौन से आदमियों से? जो पेड़ के नीचे बैठे। यानी टाइगर्स के सामने पेड़ है, पेड़ के नीचे आदमी बैठे, एंड टाइगर्स आर लीस्ट अफेक्टेड बाय इट। टाइगर्स आर नॉट एट ऑल अफ्रेड ऑफ द मेन। यहाँ पर कंट्रास्ट दिखाया गया गाइस। व्हाट इज कंट्रास्ट? जब हम कंपैरिजन करते हैं तो गाइस दैट इज अ लिटरेरी डिवाइस, इसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रास्ट बोलते हैं। तो कंट्रास्ट दिखाया गया यहाँ पे। कंट्रास्ट किस किस के बीच में दिखाया गया गाइस? आंट जेनिफर के बीच में और टाइगर्स के बीच में। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? देखिए, आंट जेनिफर इज फियर्ड, वो डरी हुई है। आंट जेनिफर इज स्केयर्ड, वो बहुत घबराई हुई है अपने हस्बैंड से। ऑन द अदर हैंड, जो कंट्रास्ट टाइगर से किया गया है, दे हैव बीन कॉल्ड फियरलेस, दे आर लीस्ट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ मेन, ये बोला गया। गॉट द पॉइंट? उसके बाद बताया गया दे। देखिए दे किसके लिए यूज किया गया? टाइगर्स के लिए यूज किया गया, पर्सोनिफाई किया गया है, मैं आपको बता ही रहा हूँ। दे पेस, वो तेज भागते हैं। इन स्लीक, स्लीक कैन बी कॉल्ड अ स्टाइल और एन एलिगेंस, वो तेज भागते हैं, उनकी अलग स्टाइल होती है। Chivalric, they are brave and they are certain. They are sure of their targets. Whatever targets they choose, they are sure of it. जिसके पीछे वो लग गए वो उसको छोड़ते नहीं। Got the point? बिल्कुल सिंपल तरीके से फर्स्ट क्वार्टर को एलाबोरेट किया गया। आंट जेनिफर टाइगर्स बना रही है, आंट जेनिफर एक आर्ट बना रही है पीस ऑफ क्लोथ के ऊपर। जंपिंग टाइगर्स, एनर्जेटिक टाइगर्स बनाए जा रहे हैं, जिनको शाइनिंग भी कहा गया है, जिनका कंपैरिजन भी किया गया है, जिनको येलोइश और ब्राउनिश कलर भी कहा गया, जिनको वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का इनहैबिटेंट भी कहा गया कि वो जंगलों में रहते हैं, ओपन में रहते हैं। उनको अनअफ्रेड भी कहा गया कि मेन की प्रेजेंस से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आदमियों से नहीं डरते, वो तेज भागते हैं। दे हैव अ डिफरेंट एलिगेंस, दे आर ब्रेव एंड दे आर श्योर ऑफ देयर टारगेट्स। यानी इन टोटलिटी अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा क्रेडिट, पूरी की पूरी प्रेज की गई है किसकी गाइस? टाइगर्स की। और कंपैरिजन किया गया है, कंट्रास्ट दिखाया गया है कि एक वुमेन में और टाइगर्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। टाइगर्स हु आर फियरलेस, विमेन आर फियर्ड। टाइगर्स हु आर अनअफ्रेड ऑफ मेन, जो आदमियों से नहीं डरते, विमेन हैव बीन शोन एज अफ्रेड ऑफ मेन। गॉट इट? तो दोनों के बीच में कंट्रास्ट दिखाया गया है किसने? आंट जेनिफर्स टाइगर्स में अड्रीन रिच ने। गॉट द पॉइंट? आई होप फर्स्ट क्वाट्रेन, फर्स्ट स्टैंजा इज क्लियर टू ऑल एंड सन्ड्री। अगर कोई डाउट है तो यू कैन कम टू द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन put up the question over there, but before we move on to the second stanza, I would still request all of you कि इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, do suggest it to your friends and do subscribe to our channel as well. Got it? चलिए let's move on to the second one. second पे बढ़ते हैं guys. सेकेंड स्टेंजा देखते हैं। फर्स्ट स्टेंजा का एक समराइज किया गया, वो मैं बता देता हूँ। द पोएट बिगिंस दिस पोएम विद वन ऑफ द थ्री क्वाट्रेंस, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हाईलाइटिंग द क्रिएशन ऑफ आंट जेनिफर हु इज निटिंग टाइगर्स ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ। तो शी इज निटिंग, वो बुन रही है टाइगर्स को। शी हैज क्राफ्टेड ब्यूटिफुल टाइगर्स विच आर ब्राइट येलोइश एंड ब्राउनिश इन कलर, जो हम इलाबोरेट कर चुके हैं, and unafraid of the men sitting beneath the tree. According to Adrien Rich, tigers have their own style, standard of living, and the best thing about them is their certainty.
is their surety. On the whole, the poet dedicates this whole stanza elaborating the quality and bravery of the tigers and comparing them to Aunt Jennifer. Got the point, guys? ये आपको याद रखना है. चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड स्टैंजा गाइस. सेकंड स्टैंजा देखते हैं, सेकंड क्वार्टरन देखते हैं. इसकी भी जो राइम स्कीम है, देखिए, वूल, पुल, बैंड, हैंड. तो वूल के लिए ए, पुल के लिए ए, बैंड के लिए डिफरेंट साउंड होगी, तो दैट इज बी. इसमें भी टोन सीरियस रहेगी और राइम स्कीम आपकी क्या रहेगी गाइस? ए ए बी बी. कीप दिस थिंग इन माइंड. आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल. तो पोएट जो है यहाँ पर एक लिटरेरी डिवाइस को एम्प्लॉय करता है, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं गाइस? एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या होता है? वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो. तो आंट जेनिफर फिंगर्स फ्लटरिंग, तो एलिट्रेशन का यूज किया गया. आंट जेनिफर की जो फिंगर है वो फ्लटर कर रही है, फिर पर्सोनिफाई किया गया है गाइस, किसी नॉन लिविंग चीज को लिविंग दिखाया गया है. थ्रू हर वूल, कह रहा है कि आंट जेनिफर जब वूल से टाइगर्स बना रही है, ऊन से जो पतली ऊन आती है उससे टाइगर्स बना रही है, तो हर फिंगर्स आर फ्लटरिंग. फ्लटरिंग का मतलब क्या होता है गाइस? मीनिंग क्लियर होना चाहिए. फ्लटरिंग का मतलब होता है गाइस शेकिंग, और यू कैन कॉल इट ट्रैम्बलिंग. ट्रैम्बल का मतलब होता है गाइस डर से कांपना. तो हाथ उसके कांप रहे हैं जब वो ऊन में हाथ डाल रही है, जब वो टाइगर्स बना रही है तो उसके हाथ कांप रहे हैं. फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल. तो आइवरी का मीनिंग आपको पता होना चाहिए गाइस. आइवरी का मीनिंग होता है आपका टस्क. टस्क को क्या बोलते हैं गाइस? हाथी के दांत को. तो एक नीडल जो हाथी के दांत से बनी हुई है, जो कि जो एम्ब्रॉयडरी में यूज होते हैं, हार्डली 2 ग्राम्स और 3 ग्राम्स की होती है. फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल. वो इतनी सी हल्की सी नीडल, सुई भी नहीं उठा पा रही. यानी आंट जेनिफर किसी से डरी हुई है स्टेंजा के अंदर, और उसकी जो फिंगर्स हैं वो फ्लटर कर रही हैं, वो ट्रैम्बल कर रही हैं, वो शेक कर रही हैं, और इतनी ज़्यादा डरी हुई है कि 2 या 3 ग्राम की नीडल, जो आइवरी नीडल है, हाथी के दांत से बनी है. आयरनी देखिए, इट इज द लाइटेस्ट नीडल, सबसे बहुत पतली सी नीडल है बिल्कुल, लेकिन उससे उठ नहीं रही है, उससे खिंच नहीं रही है. कहीं अटक गई होगी वो, तो उससे खिंच नहीं पा रही है. तो आयरनी देखिए, इतनी पतली सी नीडल इतनी बड़ी लेडी से नहीं खिंच पा रही है, तो शी इज समवेयर अफ्रेड. कहीं ना कहीं किसी से डरी हुई है. वो हमें पढ़ना है किससे डरी हुई है गाइस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ द क्वाट्रेन ऑफ द स्टेंजा. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. देखिए, द मैसिव वेट, वेट यहां पर गाइस एक तो देखिए भार है और एक है प्रेशर. तो एक वर्ड जो 2 मीनिंग कन्वे करता है गाइस, उसको हम बोलते हैं पन. ये लिटरेरी डिवाइस है, पोएटिक डिवाइस है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप अच्छे तरीके से पढ़िए पन क्या होती है. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. वेट तो हो गया भार. ये जो वेट है ना गाइस, ये भार लिटरल भार नहीं है, ये साइकोलॉजिकल प्रेशर है. गॉट इट. तो कह रही है मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. जो अंकल का बैंड उन्होंने डाल रखा है, वेडिंग बैंड क्या सिंबलाइज करता है? दैट शी इज मैरिड. हु इज शी मैरिड टू? द पर्सन हैज नॉट बीन नेम्ड, उसका नाम नहीं लिखा गया, लेकिन ये शो किया गया है कि वो अंकल से मैरिड है, यानी अपने हस्बैंड से. और ये जो सारा प्रेशर है, ये वेडिंग बैंड का है. वेडिंग बैंड का मतलब सारा जो प्रेशर है शादी का है गाइस. प्री मैरिज शी वॉज एब्सोल्युटली फ्री. शी हैड नो रिस्ट्रिक्शंस, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी. बट पोस्ट मैरिज शी इज अंडर प्रेशर. शी इज अंडर प्रेशर ऑफ हर हस्बैंड. और किसी के बारे में नहीं बताया गया, तो यही बताया गया शी इज अंडर मैसिव प्रेशर ऑफ हर हस्बैंड एंड शी इज प्रेशराइज बिकॉज शी गॉट मैरिड टू अंकल. इतना इलेबोरेट किया गया, ज़्यादा नहीं बताया गया. यू कैन इवेल्युएट योर सेल्फ, यू कैन टेक द मीनिंग आउट. आप मीनिंग निकाल सकते हैं कि क्या क्या प्रेशर होता होगा. शी माइट बी फिजिकली बीइंग अब्यूज्ड, उसको अब्यूज किया जा रहा होगा और पीटा जा रहा होगा. ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है. सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर हैंड. और ऐसा लगता है कि ये जो प्रेशर है, दिस प्रेशर हैज बीन सिटिंग हेविली अपॉन आंट जेनिफर हैंड. ये उनके हाथ के ऊपर बैठा हुआ है एंड इज नॉट लेटिंग हर वर्क. और उसको ढंग से काम करने नहीं दे रहा है. गॉट इट गाइस. तो आपको याद रखना है, आइवरी नीडल हार्ड टू पुल में आयरॉनिकल स्टेटमेंट है ये. फिंगर्स फ्लटलिंग में एलिट्रेशन है. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता ही चुका हूँ, आपको गिवन है. अंकल्स वेडिंग बैंड, यहाँ पर सिंबॉलिज्म का यूज किया गया, और यू कैन से दैट एक लिटरेरी डिवाइस सिंबल का यूज किया गया. और ये जो प्रेशर है उसको ढंग से काम करने नहीं दे रहा. गॉट इट. यानी आंट जेनिफर इज अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड. इतनी ज्यादा वो डरी हुई है
कि वो ढंग से काम नहीं कर पा रही। चलिए गाइस देख लेते हैं एक बार सेकंड स्टैंजा में क्या है, समरी कर लेते हैं। इन सेकंड क्वाट्रेंट द पोएट हाईलाइट्स द पैथेटिक कंडीशन of Aunt Jennifer whose hands are fluttering as she is afraid of her husband। तो क्वेश्चन आ सकता है who is Aunt Jennifer afraid of, तो आपका आंसर क्या होगा गाइस, her husband। who molest her both mentally and physically, जो शायद who might कर देते हैं गाइस, who might molest her because we are not sure, mentally and physically, जो उसको mentally और physically molest करता है। her pain cannot be explained in words as she is forlorn and unable to pull that लाइट वेड आइवरी नीडल, वो बिल्कुल अकेली है और जो हल्की सी आइवरी नीडल है उसको वो ढंग से उठा नहीं पा रही। द पोएट होल्ड्स हर वेडिंग बैंड रिस्पॉन्सिबल, पोएट कहता है कि ये सब कुछ उसकी शादी की वजह से हो रहा है, अंकल के वेडिंग बैंड की वजह से हो रहा है। फॉर हर प्लाइट एज शी सफर्स ड्यू टू दैट बैंड, और बोलता है कि इस बैंड की वजह से, ये जो मैरिज का बैंड है, जैसे देखिए इंडिया में क्या होता है गाइस, जो मंगल सूत्र होता है वो एक बैंड होता है जो सिंबलाइज करता है विमेन इज मैरिड। तो यहाँ पर कुछ और बैंड है वो बताने की कोशिश कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द पोएट द होल प्रेशर इज क्रिएटेड बाय दैट नोट, जो गांठ उन्होंने बांधी है, जो रिश्ता उनका है, ये सारा प्रेशर उसी का है, विच शी टाइड विथ हर हस्बैंड। गॉट इट। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन गाइस, आई होप क्लियर हो रहा है। क्लियर हो गया है तो एक बार इसको शेयर जरूर कर दीजिए फटाफट क्विकली अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन गाइस। थर्ड वन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पहले वर्ड्स देख लेते हैं। टेरिफाइड है गाइस, टेरिफाइड का मतलब होता है आपका स्केयर्ड। लाए का मतलब होता है लेटना का, सिंपल है। रिंग्ड, रिंग्ड यहाँ पर दो मीनिंग होते हैं। एक तो रिंग्ड का मतलब होता है या तो एंगेज्ड या वेड। विद ओडील्स, ओडील्स होता है आपका हैरेसमेंट्स, एक्सप्लॉयटेशंस, ये आपको याद रखना है गाइस। मास्टर्ड बाय इज अ फ्रेज जिसका मतलब होता है कंट्रोल्ड बाय। और बाकी तो प्रांसिंग है, ये आपका जंपिंग हो गया। प्राउड एंड अनअफ्रेड सिंपल वर्ड्स हैं तो इनके मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। जो इसका मीनिंग देख लेते हैं। थर्ड क्वार्टर का मीनिंग क्या है गाइस, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई। कह रहा जब आंट मर जाएंगी, जब आंट एक्सपायर हो जाएगी, तो जो उसके डरे हुए हाथ है, देखिए डरे हुए हाथ, हाथ डरे हुए नहीं है, शी इज कंप्लीटली स्केयर्ड। वो मेंटली भी स्केयर्ड है, फिजिकली भी स्केयर्ड है, हाथ नहीं रुक जाएंगे, उसकी बॉडी रुक जाएगी। गॉट इट। तो यहाँ पर टीई का यूज किया गया है। टीई क्या होता है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज किया गया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सारी पोएटिक डिवाइसेस पढ़ ले। ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब होता है जब हम एपिथेट को ट्रांसफर कर देते हैं। एपिथेट रेफर्स टू एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव बोलते हैं गाइस इसको। एडजेक्टिव को जब हम ट्रांसफर कर देते हैं, किसी की क्वालिटी किसी और को दे देते हैं, तो ये जो देखिए टेरिफाइड हैंड्स नहीं डरे हुए उसके, वो पूरी पूरी कंप्लीटली डरी हुई है वो। गॉट इट। तो ये आपको याद रखना है। स्टिल रिंग्ड विद, अभी भी वो डरी हुई है। स्टिल रिंग्ड, रिंग्ड का मतलब क्या होता है गाइस, स्टिल एंगेज्ड, अभी वो बंधी हुई है। एक तो ये मीनिंग है इसका रिंग्ड का, एंगेज्ड, और एक है सर्कल्ड। देखिए रिंग जो होती है वो सर्कुलर होती है, तो सर्कल। तो दो मीनिंग है, जब एक वर्ड दो मीनिंग कन्वे करता है तो इट्स पन, पन को आप गो थ्रू कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में। स्टिल रिंग्ड विद ओडील्स, आज भी शी इज सराउंडेड बाय हैरेसमेंट। इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ मैरिजेस शी इज नॉट एट ऑल फ्री, आज भी उसका हस्बैंड उसको एक्सप्लॉयट करता है। इसलिए पोएट बोलती है शी इज स्टिल रिंग्ड विद ओडील्स, शी वॉज मास्टर्ड बाय। और ये जो ओडील्स है इसको कौन कंट्रोल करता है, उस विमेन को कौन कंट्रोल करता है, पैसिव वॉइस का यूज किया गया, शी वॉज मास्टर्ड बाय हर हस्बैंड। ये आपको याद रखना है गाइस कि उसका जो मेल काउंटर पार्ट है दैट टॉर्चर्स हर, ही टॉर्चर्स हर, ही मोलेस्ट हर, ही हैरासेस हर, ही एक्सप्लॉइट्स हर। ये सारा एक्सप्लोइटेशन हरासमेंट कौन करता है, उसका हस्बैंड करता है। गॉट इट। बट टाइगर्स आर लीस्ट अफेक्टेड बाय दिस एक्सप्लोइटेशन, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस। टाइगर्स आर नॉट एट ऑल अफेक्टेड। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, जो पैनल्स में उसने टाइगर बनाए हैं, पैनल में उसने टाइगर बनाए हैं गाइस, विल गो ऑन प्रांसिंग, दे विल नॉट बी एट ऑल अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ। अगर आंट जेनिफर मर भी जाती है तो उसके आर्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा गाइस, आर्ट इमूवेबल होता है, आर्ट को आप मूव नहीं कर सकते। तो वो जो टाइगर्स हैं दे विल कीप ऑन जंपिंग, यानी
वो जंप करते रहेंगे, वो प्राउड रहेंगे और वो किसी से नहीं डरेंगे। यानी मैनी विमेन कम, मैनी विमेन डाई, बट नोबडी इज अफेक्टेड बाय देयर डेथ। कि विमेन के ऊपर इतना एक्सप्लॉयटेशन होता है, इतना मोलेस्टेशन होता है, कितनी विमेन इसकी भेंट चढ़ जाती है, कितनी विमेन के साथ इंसिडेंट्स हो जाते हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे विमेन के बनाए हुए खुद के टाइगर्स क्यों ना हो। वो ये कहना चाह रही है। गॉट इट? तो एक बस का समरी देख लेते हैं गाइस थर्ड क्वाड्रेंट का, उसके बाद हम थोड़ा सा और ब्रीफ एनालिसिस करेंगे। In third quadrant, seeing the gender oppression on Aunt Jennifer, the poet states that only solution to Aunt Jennifer problem is her death. देखिए, she can only be freed when she dies. Before that, there is no chance. कोई चांस नहीं है, उसको कोई फ्री करने वाला नहीं है. She will have to bear all the suppression till she dies. सब कुछ उसको बर्दाश्त करना पड़ता है जब तक वो मर नहीं जाती. She is still ringed. Ringed का मीनिंग है सराउंडेड, दो मीनिंग है, तो पन का यूज किया गया. She is still ringed with the atrocities and molestation done by her husband as if she were an animal or her slave. उसके ऊपर इतने अत्याचार होता है, इतना मोलेस्टेशन होता है जैसे कि वो उसकी स्लेव हो. On the contrary, the society which is male dominated, जो कि मेल डोमिनेटेड है, will not at all be affected with her death. सोसाइटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला whether she lives or dies. Nobody will come to mourn her at her death. नॉट इवन हर हस्बैंड, कोई नहीं रोने वाला गाइस, कोई नहीं पश्चाताप करने वाला उसकी डेथ के ऊपर, उसका हस्बैंड भी नहीं. बट द टाइगर शी हैड मेड इन द पैनल विल रिमेन फेरोशियस, बोल्ड एंड अनअफ्रेड टिल द एंड. लेकिन जो टाइगर्स उसने बनाए हैं वो हमेशा कैसे रहेंगे गाइस? फेरोशियस रहेंगे, बोल्ड रहेंगे और अनअफ्रेड रहेंगे. On the whole, we can say that this poem is written to highlight the poor condition of ever suffering women of this world. देखिए, time is changing, women are being empowered, but still there are many regions, many areas, many countries where women are still treated as slaves. Got the point? तो ये है guys आपकी पोम नंबर, लास्ट पोम जो है दैट इज आंट जेनिफर टाइगर रिटन बाय अट्रीन. चलिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं. आई होप सबको क्लियर हो रही होगी गाइस. क्लियर हो रही है तो इसको शेयर जरूर कीजिए. What made Aunt Jennifer only choose to knit tigers on the screen, not any other animal? तो Aunt Jennifer ने सिर्फ टाइगर्स को ही क्यों knit किया, क्यों नहीं किया? Since tigers are epitome of bravery and ferociousness and untamed by anyone in this world, they have a unique feature that they are unafraid of human beings. टाइगर्स के अंदर एक क्वालिटी है गाइस जो ह्यूमन बींग से बिल्कुल भी अफ्रेड नहीं करते, किसी से नहीं डरते. They are epitome. Epitome is a perfect example, impeccable example of bravery and ferociousness. ब्रेव होते हैं, फेरोशियस होते हैं, खूंखार होते हैं और अनटेम्ड रहते हैं, कोई उनको पालतू नहीं बना सकता. शायद यही क्वालिटी आंट जेनिफर को पसंद आई होगी, विच इज ऑन द कंट्रेरी टू हर पर्सनैलिटी, विच इज ऑपोजिट टू हर पर्सनैलिटी. प्रोबेबली दैट्स व्हाई शी पिक्ड अप टाइगर्स ओनली. शायद इसलिए उसने टाइगर्स को पिक किया. इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस हर डिजायर, उनके जैसा बनने के लिए, फील डोमिनेंट, शी निट्स टाइगर्स इंस्टेड ऑफ एनी अदर एनिमल. उनके जैसा बनने के लिए, डोमिनेंस दिखाने के लिए शायद उसने कौन से एनिमल्स का सिलेक्शन किया है? टाइगर्स का. गॉट द पॉइंट. चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड गाइस. डू यू सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर इन दिस पोम? गिव रीजंस इन सपोर्ट टू योर आंसर्स. अनडाउटेडली वी सिंपैथाइज नॉट ओनली विद आंट जेनिफर बट आल्सो ईच एंड एवरी वुमन हु इज एक्सप्लॉइटेड बाय हर हस्बैंड. देखिए हम सबके साथ सिंपैथाइज करते हैं एंड वी रिक्वेस्ट द वुमेन टू बी स्ट्रांग, वुमेन टू बी एम्पावर्ड. खुद वो इंडिपेंडेंट बने, अपने काम खुद करें, बिल्कुल भी डिपेंडेंट ना रहे, यही हमारी डिजायर है, यही हमारी विश है. नो वन हैज गॉट एनी राइट, नो वन हैज गॉट एनी राइट टू प्ले विद द फ्रीडम एंड इमोशंस ऑफ द वुमेन. किसी के पास कोई राइट नहीं है. अकॉर्डिंग टू मी सच वुमेन शुड टेक अ स्टैंड एंड रेज देयर वॉइस. वुमेन कर देते हैं, प्लूरल है गाइस, एंड रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द मोलेस्टेशन. ऐसे वुमेन को रेज करनी चाहिए अपनी वॉइस और आवाज उठानी चाहिए मोलेस्टेशन को, हैरेसमेंट को या किसी भी तरीके के फिजिकल वायलेंस को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए. चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है गाइस. थर्ड को देखते हैं क्या है. व्हाट ओडील्स, व्हाट हैरेसमेंट, व्हाट एक्सप्लॉयटेशन डू यू थिंक आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय? आपको क्या लगता है क्या क्या होता होगा गाइस? अकॉर्डिंग टू मी आंट जेनिफर इज नॉट ओनली अप्रेस्ड बाय हर हस्बैंड बट ऑल्सो डिसरिस्पेक्टेड इन दिस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. सिर्फ उसके हस्बैंड ही उसको एक्सप्लॉयट नहीं करते बल्कि पूरी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करती है मेंटली और फिजिकली. शी इज़ नॉट अलाउड टू वर्क फ्रीली बट विद स्ट्रेस एंड टेंशन. उसको बिल्कुल फ्रीडम नहीं है कि वो फ्रीली काम कर सके. हाँ, स्ट्रेस तो वो ले सकती है, टेंशन ले सकती है, लेकिन फ्रीडम उसको बिल्कुल भी अलाउड नहीं करते. ऑल्दो नथिंग हैज बीन स्टेटेड इन दिस पोम अबाउट द एट्रोसिटीज, येट वी कैन फिगर आउट बाय टेकिंग अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एनी वुमेन बीइंग हैरेस्ड बाय हर हस्बैंड.
हम ले सकते हैं किसी भी विमेन के एग्जाम्पल जिसका हस्बैंड उसको एक्सप्लॉइट करता हो, चाहे वो बीटिंग हो, चाहे वो उसको टोंट करता हो, चाहे वो उसके अंदर पिक होल्स करता हो, कमियां निकालता हो गाइस। ये सारे एक्सप्लोटेशन आंट जेनिफर के साथ होते होंगे, किसी का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस। ऑफ व्हाट और ऑफ whom is Aunt Jennifer terrified? Very simple question. She is terrified of her husband. Got it? Later, who has forgotten all his humanity? वो सारी ह्यूमैनिटी भूल चुका है, उसके कामों में कमियां निकालता है, abuses her mentally as well as physically, dominates her everywhere wherever she goes. We can only anticipate only as nothing has been stated. हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं गाइस, क्योंकि एक्सप्लोरेशन के बारे में कुछ भी गिवन नहीं। देखिए, आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल मेन आर सेम, बट मेन शुड रिस्पेक्ट विमेन इन ऑल द स्पेयर्स ऑफ लाइफ। देखिए, बीइंग अ मैन मुझे पता है कि हाउ टू रिस्पेक्ट माई सिस्टर, हाउ टू रिस्पेक्ट माई वाइफ, हाउ टू रिस्पेक्ट विमेन whom I come across wherever I go। सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए गाइस, सबको डोमिनेट नहीं करना चाहिए। ट्रीट देम इक्वली, गिव देम इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लेट देम ग्रो एज वेल, एम्पावर देम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस, हाउ डू डेनिजेंस एंड शिवालरिक add to our understanding of the tiger's attitude? Denizens are residents हैं, they are free residents, they can roam wherever they want। chivalric मैंने आपको पहले बताया, they means it means brave, brave होते हैं। denizen means inhabitant and chivalric suggest bravery, तो दोनों के मीनिंग गिवन है, आपको क्लियर कर दूं। these two adjectives have been used for tigers to showcase their dominance in their world, कि tigers are dominating होते हैं बिल्कुल। both the words suggest that tigers are free to move in the green world, they can move wherever they want एंड वेयर इज देयर ब्रेवरी इज नॉट हिडन फ्रॉम दिस वर्ल्ड। और बहादुरी तो सब जानते ही हैं गाइस टाइगर्स की क्या होती है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद वाइंड अप करते हैं गाइस। what will be the effect of Aunt Jennifer's death on the tigers and on the society? There will be no effect guys, कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। डेथ इज इनएविटेबल विच everyone in this world is known to। देखिए डेथ इनएविटेबल है, डेथ कैन नेवर बी पोस्टपोन्ड, इफ इट हैज टू कम इट हैज टू कम। सबको पता है कि डेथ सबको आनी है, आज नहीं तो कल। अकॉर्डिंग टू मी नो वन विल बी अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ आंट जेनिफर, नीदर द सोसाइटी नो द टाइगर्स। मेरे हिसाब से किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइगर्स पे तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, चाहे वो लिविंग हो या आर्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की डेथ का, बिकॉज दे आर डोमिनेटिंग, दे बोथ विल रिमेन अनअफेक्टेड, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड दे विल एंजॉय देयर लाइव्स विदाउट एनी वूज। बिना ट्रबल्स के, बिना मुसीबतों के वो लाइफ को क्या करेंगे गाइस, एंजॉय करेंगे। गॉट इट? तो छोटी सी पोम है गाइस ऑन जेनिफर टाइगर, आई होप सबको क्लियर हो गई होगी। मैंने आपको एक ही मैसेज दिया है कि वी शुड रिस्पेक्ट विमेन, हमें विमेन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कोई भी मॉलेस्टेशन को बेयर नहीं करना चाहिए, रेज अ वॉइस, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, वायलेंस को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। गॉट इट? तो ये है गाइस आपकी पोम नंबर 6, Aunt Jennifer Tigers, the last poem of class 12th English course. I hope you would have liked it. अगर आपको अच्छी लगी हो तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मैं फिर बोल रहा हूँ, पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, वहाँ जाकर आप गो थ्रू कर सकते हैं। इट्स अ वंडरफुल वीडियो जो सबको देखना चाहिए, इसलिए नहीं कि मैंने उसको प्रिपेयर किया है, इसलिए बिकॉज इट कैन हेल्प यू आउट। लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस या फिगर ऑफ स्पीच की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यू कैन सॉर्ट इट आउट with a single video से sort out हो जाएगी। and do subscribe to our channel guys, we have been working really hard to prepare videos for all of you। बहुत टाइम लगता है but you guys are not subscribing, so it's a request कि इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। Thank you very much guys, have a nice day ahead।